प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों ने 3 पवित्र नदियों के संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में उम्मीद है कि उस समय संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 65 करोड़ को पार कर जाएगी। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एक रिपोर्ट को लेकर सवाल उठने के बाद JNU समेत 3 विश्वविद्यालयों के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट अधूरी है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है, जो इसे अपूर्ण बनाती है। ऐसे में केवल इस रिपोर्ट के आधार पर गंगा जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाना ठीक नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों ने संगम के जल को स्नान योग्य बताया है। वहीं गंगा के पवित्र जल को लेकर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति के दावों पर बड़ा खुलासा करते हुए पद्मश्री वैज्ञानिक अजय सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में गंगा जल को लेकर कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। इसके अलावा लाखों श्रद्धालुओं के सामने वैज्ञानिक ने गंगा जल पीकर भी दिखाया। यह भी साबित किया कि इसमें ऐसा कोई हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि गंगा जल की विशेषता और मौजूदा तापमान इसे बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। डॉक्टर अजय ने बताया है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी के 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम होने पर पूरी तरह से निष्क्रिय रहता है, जबकि पूरे महाकुंभ के दौरान गंगा जल का तापमान 10 से 15 डिग्री तक ही रहा है। संगम के विभिन्न घाटों पर वैज्ञानिक ने श्रद्धालुओं के बीच गंगा जल का तापमान भी जांचा। इसी के साथ यह जानकारी दी कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम होने पर यह बैक्टीरिया खुद को बढ़ा ही नहीं सकता है। पद्मश्री वैज्ञानिक अजय सोनकर के अनुसार फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पनपता है, जबकि महाकुंभ के दौरान गंगा जल का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहा है, जो इसे निष्क्रिय बनाए रखता है। यह बैक्टीरिया 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। महाकुंभ के दौरान संगम जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया था। ऐसे में इसके सक्रिय होने की कोई संभावना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा जल पूरी तरह से रोगाणु मुक्त है। फीकल कोलिफॉर्म जो बैक्टीरिया होती है, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन, ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होती है और इसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर 35 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। जब से कुंभ शुरू हुआ है अभी इस समय 18 डिग्री टेम्परेचर है इसका पानी का, रात में और ज़्यादा नीचे चला जाता होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बिलो 20 डिग्री सेल्सियस किसी भी हालत में फीकल कोलिफॉर्म अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता पानी में। ये कहना कि जब हमने वाटर सैंपलिंग की इसके अंदर 54,100 होना चाहिए था, 54,000 नंबर्स हमें फीकल कोलिफॉर्म के मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। बीइंग ए साइंटिस्ट आई अंडर गंगा नदी की अपनी अद्भुत स्वशुद्धिकरण क्षमता इस खतरे को तुरंत टाल देती है। इसका रहस्य गंगा में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज हैं, जो प्राकृतिक रूप से गंगा जल की सुरक्षा का कार्य करते हैं। ये अपनी संख्या से 50 गुना रोगाणुओं को मारकर उसका आरएनए तक बदल देते हैं। गंगा दुनिया की इकलौती मीठे जल वाली नदी है जिसमें एक साथ इतने बैक्टीरिया मारने की अद्भुत ताकत है, मानवजनित सभी प्रदूषण को नष्ट करने के लिए। इसमें 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा मैया की ताकत समुद्री जल के समान है। इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज प्रदूषण और हानिकारक बैक्टीरिया का समूल नाश कर खुद भी विलुप्त हो जाता है।
गंगा जल में पाए जाने वाले रोगाणुओं का पल भर में ही संहार करने की अद्भुत क्षमता के कारण ही इसे मां गंगा का सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है। सोनकर ने पूरी दुनिया में कैंसर, डीएनए बायोलॉजिकल जेनेटिक कोड, सेल बायोलॉजी एंड ऑटोफैगी पर बड़े महत्वपूर्ण शोध किए हैं। यही नहीं, नीदरलैंड की वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी, राइस यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन अमेरिका, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ सोनकर ने बहुत काम किया है। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के अनुसार गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं, जो विशेष रूप से हानिकारक बैक्टीरिया को पहचानकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड अनधिकृत प्रवेश करने वाले को रोक देता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से 50 गुना छोटे होते हैं, लेकिन उनकी ताकत अद्भुत होती है। वे बैक्टीरिया के अंदर जाकर उनका आरएनए हैक कर लेते हैं, इसके बाद उन्हें खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान जब लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, तब शरीर से निकलने वाले रोगाणुओं को गंगा खतरा समझती है। तत्काल प्रभाव से बैक्टीरियोफेज सक्रिय हो जाते हैं। बैक्टीरियोफेज की खासियत यह है कि वे सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया को ही नष्ट करते हैं, बाकी सभी लाभकारी जीवाणुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एक बैक्टीरियोफेज कुछ ही समय में 100 से 300 नए फेज उत्पन्न करता है, जो अन्य बैक्टीरिया पर हमला कर उन्हें नष्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी यह केवल उन जीवाणुओं को खत्म करते हैं जो स्नान के दौरान पानी में प्रवेश करते हैं। गंगा जल में होने वाली यह प्रक्रिया समुद्री जल की स्वच्छता प्रणाली के समान है, जिसे ओशनिक एक्टिविटी कहा जाता है। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर बताते हैं कि बैक्टीरियोफेज का चिकित्सा क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, जहां केवल नुकसानदायक जीवाणु को निशाना बनाया जा सकता है, बिना अच्छे जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाए। डॉक्टर सोनकर के अनुसार गंगा की यह विशेष क्षमता प्रकृति का संदेश देती है। जैसे वह अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखती है, वैसे ही मानव को भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। अन्यथा यही प्रकृति अपने बचाव में कठोर कदम उठा सकती है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक अजय कुमार सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में यह सिद्ध कर दिया है कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है, बल्कि अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध है। गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में झूठा साबित कर दिया है। उन्होंने अपने सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की खुली चुनौती भी दी है। साथ ही कहा है कि जिसे जरा भी संदेह हो, वह मेरे सामने गंगा जल ले और प्रयोगशाला में जांचकर संतुष्ट हो जाए। मोती उगाने की दुनिया में जापानी वर्चस्व को चुनौती देने वाले शीर्ष भारतीय वैज्ञानिक ने संगम और अरैल के साथ 1-2 नहीं बल्कि 5 घाटों से गंगा जल कलेक्ट किया है। डॉ सोनकर के लगातार 3 महीने के शोध में यह साबित किया कि गंगा जल सबसे शुद्ध है। यहां नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। प्रयोगशाला में इसकी शुद्धता की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की अद्भुत स्वच्छता क्षमता हर तरह से बरकरार है। प्रयोगशाला में जल के नमूनों को 14 घंटों तक इंक्यूबेशन तापमान पर रखने के बाद भी उनमें किसी भी प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। डॉ सोनकर ने यह भी स्पष्ट किया कि गंगा का जल न केवल स्नान के लिए सुरक्षित है, बल्कि इसके संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते। डॉ अजय कुमार सोनकर का दावा है कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ घाटों पर जाकर जल के नमूने इकट्ठा कर सकता है और प्रयोगशाला में उनकी शुद्धता की पुष्टि कर सकता है। महाकुंभ में 57 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान के बावजूद गंगा जल आज भी अपनी प्राकृतिक शक्ति से रोगमुक्त बना हुआ है। डॉ सोनकर ने कहा कि यहाँ महाकुंभ को लेकर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, और वो यह कि जिस प्रकार गंगा के जल को महाकुंभ के पहले से ही अति दूषित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है,
लेकिन यदि ऐसी स्थिति सच में हुई होती तो अब तक दुनिया में हाहाकार मच गया होता। अस्पतालों में कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं बची होती। ये मां गंगा की स्वयं को शुद्ध कर लेने की अद्भुत शक्ति है कि 62 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान कर लेने के बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डॉ सोनकर के अनुसार पानी में बैक्टीरिया की वृद्धि पानी को अम्लीय बना देते हैं। कई बैक्टीरिया अपने चयापचय के हिस्से के रूप में अम्लीय उपोत्पाद उत्पन्न करते हैं जो पानी के पीएच स्तर को कम करता है। जैसे ही बैक्टीरिया पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं वे लैक्टिक एसिड या कार्बोनिक एसिड जैसे अम्लीय यौगिकों को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पीएच गिर जाता है, जो बैक्टीरिया के अप्रभाव को साबित करता है। साथ ही जल के नमूने में जीवित बैक्टीरिया बहुत कम संख्या में थे जो जैविक रूप से अपनी आबादी बढ़ाने योग्य नहीं पाए गए। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेशन कंडीशन में भी बैक्टीरिया की संख्या नहीं बढ़ी है। गंगा नदी के अंदर स्वयं को शुद्ध कर लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कुंभ के दौरान या इसी तरह के किसी महापर्व में, किसी मुहूर्त में गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। हर किसी के डुबकी लगने से वहाँ पर पानी के अंदर जीवाणुओं का, रोगाणुओं का बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। जब एक ही जगह पर लाखों लोग एक साथ जो है इस तरह का प्रदूषण का कारण बन रहे हों तो ऐसे में बहुत सारे रोगाणुओं का ग्रोथ हो जाना, पानी बहुत ही रोगमय हो जाना बहुत ही नेचुरल है। ये बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय गंगा नदी में एक खुद को शुद्ध करने की, स्टरलाइज करने की एक एक्टिविटी शुरू होती है। एक वायरस जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं वो उत्पन्न होता है और वो देखने में जैसे एलियन की परिकल्पना होती है उसी तरीके से वो दिखता है और उन रोगाणुओं को नष्ट करने के बाद ये बैक्टीरियोफेज खुद भी विलुप्त हो जाते हैं। इन बैक्टीरियोफेजेस के काम करने का जो तरीका है या जिस तरीके से वो बैक्टीरियाज को नष्ट करते हैं वो तरीका भी बड़ा अद्भुत है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटा होता है। ये जाकर के बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंजेक्ट कर देता है उसके साइटोप्लाज्म में। तो उसका जो आरएनए है वो हैक हो जाता है और इंड्यूस हो जाता है कि वो फेजेस को बनाना शुरू करे, इन बैक्टीरियो फेजेस को रेप्लिकेट करे, रिप्रोड्यूस करे। तो वो सेल उसी बैक्टीरियोफेज को बनाना शुरू करता है और जब बहुत संख्या में बन जाता है तो वो सेल जो है बस्ट हो जाता है। इस क्रिया में वो जो है बैक्टीरिया मर जाता है और ढेर सारे बैक्टीरियोफेज उसी से उत्पन्न हो जाते हैं और जाकर के दूसरे जो है बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको भी इसी तरीके से मार देते हैं अपने आप को खुद रेप्लिकेट करके उसी के द्वारा। तो ये बड़ी अद्भुत क्रिया है और ऐसा जो है वास्तव में समुद्र में होता है। ये ओशनिक एक्टिविटी है जो गंगा नदी में होती है स्पेशली। बैक्टीरियोफेज की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जब ये उत्पन्न होता है, आप इसको एंटीबैक्टीरियल नहीं कह सकते कि जहाँ पर बैक्टीरियोफेज होगा वो सारे बैक्टीरियाज मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। ये सिर्फ खास बैक्टीरियाज को मारता है। जैसे गंगा नदी में स्नान के पहले, कंटामिनेशन के पहले, लोगों के स्नान करने से पहले जो पानी की कंडीशन होती है, जो नए बैक्टीरियाज या नए रोगाणु जो उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज सिर्फ उन्हीं को मारता है, बाकी दूसरे जो जीवाणु हैं वो अप्रभावित रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जा सकता है
जैसे कोई भी एंटीबायोटिक जब ली जाती है तो उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज या गट बैक्टीरियाज भी मारी जाती है। तो अगर इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाए तो स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को बॉडी से जो रोगमय होती हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये बड़ी ही अद्भुत प्रक्रिया होती है कि जो है जब पॉल्यूशन बढ़ता है पानी में, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, कंटामिनेंट्स बढ़ते हैं, तो उसी समय जो है गंगा नदी में ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिससे वो फिर पहले के जैसी हो जाती है। तत्काल जिस प्रोपोर्शन में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, रोगाणुओं का ग्रोथ होता है, उसी प्रोपोर्शन में बैक्टीरियोफेज कुछ ही मिनट के अंदर उत्पन्न होकर के उन सबको इस जेनेटिक मटेरियल से मार देता है। उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है और वो जो बैक्टीरिया का सेल है, उसकी जो कोशिका है, वो बैक्टीरियोफेज बनाने लगती है और उसी से उसके सेल बस्ट हो जाते हैं और वो मारा जाता है। गंगा नदी का ये दिव्य रूप हमें प्रकृति के अस्तित्व वृत्ति का, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का दर्शन कराता है। जब लोग स्नान करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में गंगा में प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर से बहुत सारा पॉल्यूशन या प्रदूषण गंगा में होता है। बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे रोगाणु गंगा में प्रवेश कर जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें गंगा अपने लिए खतरा मानती है और बैक्टीरियोफेज की सेलेक्टिव प्रजातियों को भेजती है ताकि सिर्फ उन्हीं प्रदूषकों को नष्ट करे, उन्हीं जीवाणुओं को नष्ट करे जो उस समय स्नान के द्वारा गंगा में प्रवेश किए होते हैं। इसमें हमारे लिए एक संदेश भी है कि जिस तरह से हम प्रकृति का क्षय कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने भौतिकवादी अप्रोच के कारण जिस तरह से लगातार हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, किसी दिन प्रकृति हमको अपने लिए खतरा मान करके इस तरह की कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ न कर दे। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के सहायक प्रोफेसर अमित कुमार मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह तथा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आर.के. रंजन ने एकमत स्वर में कहा कि मौजूदा रिपोर्ट के आधार पर भी गंगा जल क्षारीय है, जो कि स्वस्थ जल निकाय का संकेत है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर इसे स्नान योग्य ही माना जाएगा। प्रयागराज के पानी में फेकल बैक्टीरिया के संदूषण की रिपोर्ट पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के सहायक प्रोफेसर अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें और अधिक डाटा सेट की आवश्यकता है। महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। अगर आप कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात करें तो यह कोई नई बात नहीं है। उनके अनुसार अगर आप अमृत स्नान के चरम के डाटा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय ही कोली बैक्टीरिया चरम पर होता है। इसलिए निष्कर्ष रूप में मैं कहूंगा कि हमें और अधिक डाटा सेट की आवश्यकता है। हमें और अधिक मापदंडों व अधिक निगरानी स्टेशनों की आवश्यकता है, खासकर धारा के नीचे। स्नान के उद्देश्य से 3 माइक्रोग्राम प्रति लीटर सुरक्षित है और हम कह सकते हैं कि पानी नहाने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप संगम घाट के डाटा में बदलाव देखें तो आप पाएंगे कि यह 3 के आसपास उतार चढ़ाव कर रहा है। कभी कभी यह 4 से 4.5 हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि घुलित ऑक्सीजन का स्तर जो हम देखते हैं वह एक बहुत ही स्वस्थ जल निकाय का संकेत है। और साथ ही अगर आप पीएच रेंज देखें तो वे सभी क्षारीय पानी है, जो कि अच्छा माना जाएगा। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पानी की गुणवत्ता पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह ने बताया कि सीपीसीबी को रिपोर्ट पर और काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा नहीं है। उनके अनुसार रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट का स्तर गायब है। वहीं रिपोर्ट में दिखाए गए अनुसार पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर अच्छा है। ऐसे में मौजूदा डाटा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि त्रिवेणी संगम का पानी नहाने के लिए उपयुक्त है।
प्रयागराज के गंगाजल में फीकल बैक्टीरिया के संदूषण की रिपोर्ट पर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आर.के. रंजन ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डाटा में काफी अंतर है। यह निष्कर्ष निकालना कि पानी नहाने के लिए असुरक्षित है, दरअसल जल्दबाजी होगी। प्रयागराज के पानी में नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त डाटा नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने वालों की संख्या 62 करोड़ को पार कर चुकी है। त्रिवेणी के जिस पावन जल में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए संगम पर्याप्त निर्मल जल उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर योगी सरकार प्रयास कर रही है। सिंचाई विभाग पिछले 2 महीने से उसकी नियमित और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रयागराज के सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता रमेश कुमार सिंह बताते हैं कि संगम में प्रतिदिन लगभग 13,000 क्यूसेक पानी गंगा बैराज से छोड़ा जा रहा है। उनके अनुसार दिसंबर 2024 से गंगा बैराज से नियमित अंतराल पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका उद्देश्य महाकुंभ के दौरान संगम पर पर्याप्त जल सुनिश्चित करना है। योगी सरकार की प्राथमिकता पूरे आयोजन के समय श्रद्धालुओं को संगम और गंगा के सभी घाटों में पर्याप्त मात्रा में निर्मल जल उपलब्ध कराना रहा है। इसके लिए आयोजन के पहले ही विशेष योजना बनाई गई थी। सिंचाई विभाग प्रयागराज के कार्यकारी अभियंता रमेश कुमार सिंह के मुताबिक दिसंबर 2024 से ही इसके लिए एक नियमित प्रक्रिया चल रही है। 10 फरवरी को 10,000 क्यूसेक पानी गंगा बैराज कानपुर से छोड़ा गया, जो फरवरी 11 को 10,300 क्यूसेक कर दिया गया। इसी तरह 12 फरवरी को इसकी मात्रा बढ़ाकर 10,800 क्यूसेक कर दी गई। 13 फरवरी को 11,900 क्यूसेक, 14 फरवरी को 12,300 क्यूसेक, 15 फरवरी को 12,350 क्यूसेक, 17 फरवरी को 12,550 क्यूसेक, 18 फरवरी को 12,990 क्यूसेक और 19 फरवरी को 13,500 क्यूसेक कर दिया गया है। इस तरह लगातार संगम में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले 11 दिनों से संगम पर गहराई का स्तर 72 मीटर से अधिक दर्ज किया गया है, जो साल के इस समय के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।